तेरह साल की माया स्कूल से लौटी तो उसके घर के सामने भीड़ लगी थी। उसने अपना बस्ता पटका और दौड़कर घर के भीतर चली गई। आंगन में उसके बापू का निर्जीव शरीर पड़ा था। माँ रो रो कर बेहोश हो गई थी। अरे बिटिया, धीरज रखो। तुम्हारे पिता तो पहले से ही बीमार थे। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया आज। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो जमीन भी नहीं है। कैसा हमारा जीवन कटेगा? यही सब सोचते सोचते वो पिता के पैरों में लिपट कर सिसक पड़ी। किसी तरह उसको वहाँ से उठाया गया और उसके पिता की अर्थी उठाई गई। माया और उसकी माँ बिल्कुल अकेली हो गई थी। पिता के क्रियाकर्म के बाद, माँ, अब तो मुझे गांव में रहने का मन ही नहीं कर रहा है। हम और कहाँ जा सकते हैं बेटी? हमारा कोई है भी तो नहीं। मैं अभी बाहर से आती हूँ। माया घर से निकलकर झील की तरफ जाने लगी। उसे बार बार अपने पिता का चेहरा, उनकी कही बातें, सब कुछ याद आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वही एक पीपल का पेड़ था। वो उसी के नीचे जाकर बैठ गई। तभी एक आवाज आई। तुम इतनी उदास क्यों हो बेटी? कौन है यहाँ? मैं पीपल का पेड़ हूँ। माया पीपल को बोलते हुए सुनकर चौंक गई। मैंने तो आज तक किसी पेड़ को बोलते हुए नहीं सुना। मैं भी हमेशा नहीं बोलता, पर आज तुम्हारी उदासी देखकर मुझसे रहा नहीं गया। क्या दुख है तुम्हें? मैं अपने पिता के बिना अपना जीवन कैसे काटूं? माँ का दुख देखा नहीं जाता। पैसे खत्म हो गए हैं। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतनी उदास हो? तो क्या मुझे उदास नहीं होना चाहिए? तुम पैसों की चिंता मत करो। पिता के बिना रहने की आदत तुम्हें खुद ही डालनी पड़ेगी। समय सबसे बड़ा मरहम है। वही तुम्हारी माँ का दुख भी काटेगा। पैसे कहाँ से आएंगे? देखो, मेरे पेड़ के नीचे बहुत पत्ते गिरते हैं। जब तक तेज हवा नहीं चलती, ये पत्ते यहीं रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम रोज इस पेड़ के आसपास सफाई कर दो। अचानक पेड़ पर एक पक्षियों का जोड़ा आकर बैठ गया और पेड़ की शाखाओं से ढेर सारे पत्ते गिरने लगे। देखा तुमने, यहाँ अक्सर ही ऐसा होता है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं अभी साफ कर देती हूँ। माया ने तुरंत सारे पत्ते झाड़कर अपने दुपट्टे में बांधकर एक कोने में रख दिए। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा कि 5 सोने की मोहरें उसके सामने पड़ी थी। उसने मोहरें उठा ली। ये क्या? सिर्फ सफाई करने का इतना बड़ा पुरस्कार? तुमने सिर्फ सफाई ही नहीं की है, बल्कि अपने दुपट्टे में पत्ते बांधकर उन्हें समेट दिया है। अब इन पत्तों के गट्ठर को ले जाओ और अपने घर के दरवाजे पर डाल देना। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। माया ने पत्तों का गट्ठर उठाया और घर चली आई। उसने पत्ते अपने घर के दरवाजे पर डाल दिए और घर में चली गई। कहाँ चली गई थी बेटी? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। ओहो माँ, मेरी प्यारी माँ, ये देखो मेरे पास क्या है। अरे, ये तो सोने के सिक्के हैं। कहाँ से लाई? माया ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। कुछ ही देर में जब वो किसी काम से बाहर गई तो उसने देखा कि उसके दुपट्टे में बंधे हुए पत्ते रुपयों में बदल गए थे। माँ, ये देख, कितने सारे रुपए हैं। क्या हो रहा है ये माया? माँ, वो पीपल का पेड़ जादुई है। कल स्कूल से लौटते समय मैं फिर पेड़ के नीचे सफाई करने जाऊंगी। कल मुझे एक चादर जरूर दे देना। ठीक है, ले जाना, पर ध्यान रहे ये सारी बातें किसी से भी मत बताना। दूसरे दिन माया जब स्कूल से वापस आई तो उसने देखा कि पीपल के पेड़ के पास बहुत से लोग हाथों में कुदाल और कुल्हाड़ी लेकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। आप लोग इस पेड़ के पास क्या कर रहे हैं? हमें सूखी लकड़ियाँ चाहिए, इसीलिए हम इसे काटने आए हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये पीपल का पेड़ तो मेरा दोस्त है। इसने मेरी कितनी मदद की है। इससे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर माया अपना स्कूल बैग फेंक कर पेड़ से लिपट गई। हट जाओ लड़के, तुम्हारी बेवकूफी भरी बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जाओ, घर जाओ। इस पेड़ को काटने से पहले आपको मुझे मारना होगा। सभी व्यक्तियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार कर दिया, लेकिन उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि पेड़ से रक्त का फवारा निकलकर सभी के कपड़ों पर गिरने लगा। माया की आंखों से आंसू गिर रहे थे।
अरे भागो रे, जरूर ये कोई भूतिया पीपल है। सब पीपल को छोड़कर सड़क की तरफ दौड़ पड़े। माया ने चादर निकालकर पेड़ के घाव साफ किए और उस पर बांध दिया। मैं तुम्हें बचा नहीं सकी, मुझे माफ कर दो। नहीं मेरी बच्ची, इतने लोगों से तुम अकेले ही लड़ती रही। तुम्हारी वजह से आज तो मैं बच गया, पर वो सभी मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं आपसे यही रहना चाहती हूँ, क्या आप मुझे यहाँ रहने की आज्ञा देंगे? तुम चिंता मत करो, अब वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। तुम अपने घर जाओ और अपनी चादर लेती जाना। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। माया चादर लेकर चली गई। आज फिर उसने जैसे ही चादर बिस्तर पर रखी, उसमें से ढेर सारे रुपए गिर पड़े। माँ, आज तो पीपल का पेड़ घायल था, फिर भी उसने हमारी मदद की। हमें उस पेड़ को बचाने के लिए कुछ सोचना होगा। कल जाकर उस पेड़ के आसपास कंटीले तार लगवा देना, जिससे कोई पेड़ तक पहुँच ही न पाए। ठीक कहा माँ। दूसरे दिन माया कुछ मजदूरों को साथ लेकर गई और उन्हें पेड़ के नीचे चारों तरफ कंटीले तार लगाने को कह दिया। अचानक उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां पिछले दिन कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी मारी थी। उसने देखा कि वहां एक हैंडल जैसी कोई चीज थी। उसके हैंडल घुमाते ही पेड़ एक दरवाजे की भांति खुल गया। माया उस दरवाजे के भीतर प्रवेश करके अंदर एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। आओ बेटी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बाबा, आपके घुटने में ये चोट का निशान कैसे है? तुमने ही तो अपनी चादर से घाव को साफ किया था। ओह बाबा, मैंने पेड़ों के चारों तरफ कंटीले तार लगवा दिए हैं। अब जल्दी कोई आप तक पहुंचेगा नहीं। मैं चलती हूँ बाबा। बेटी, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, पेड़ के नीचे आकर बोल देना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। आज के बाद शायद हमारी मुलाकात ना हो। उसके इतना कहते ही माया रो पड़ी। बाबा, मैंने अभी 15 दिन पहले ही अपने पिता को खोया है। अब आपको नहीं खोना चाहती। आपको बचाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगी। इस पेड़ में हमेशा एक बाल्टी पानी देना होगा और पेड़ पर बैठे पंछियों को दाना खिलाना होगा। तुम कर पाओगी? हाँ, मैं करूंगी, पर आप कहीं मत जाइएगा। ठीक है, अब तुम जाओ, परंतु पेड़ की जड़ से सिक्के भी लेती जाना। माया को रोज 5 सिक्के मिल जाते थे। उनका जीवन खुशियों से भर गया था। कुछ ही दिन बीते थे कि उसकी बुआ बिंदु अपने बच्चों के साथ आ गई, जो स्वभाव से बहुत जालिम थी। उनसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती थी। माया कहाँ गई थी? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। जरा अच्छी सी चाय पिलाना। माया ने बुआ को चाय दी और माँ के काम में हाथ बटाने लगी। माया, तेरी बुआ तो हमेशा के लिए रहने आई है। इनसे कैसे छुटकारा पाएंगे? हमारा तो जीना ही मुश्किल कर देंगी। माँ, मुझे तो रोज पीपल के नीचे जाकर पक्षियों को दाना खिलाना है और पेड़ को पानी देना होगा, इसलिए मैं थोड़ा सुबह जल्दी निकलूंगी। तुम ही संभालना उनको। बुआ को आए हुए 10 दिन बीत गए थे। एक दिन, ये माया रोज सुबह कहाँ चली जाती है, जरा जाकर देखती हूँ। बुआ उसके पीछे पीछे गई तो देखा कि वो पीपल के नीचे पक्षियों को दाना खिला रही थी। उसके बाद पेड़ के नीचे बैठकर किसी से बातें कर रही थी। तू किसके साथ बात कर रही है माया? बुआ, आप घर जाओ, मैं स्कूल से वापस आकर सब कुछ बताती हूँ। बुआ गुस्से में पैर पटकती हुई घर गई। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो तुम? तुम यहाँ आराम फरमाती रहो, वहाँ तुम्हारी बेटी गुल खिला रही है। मैंने सोचा था आकर यहीं रहूंगी, पर तुम्हारी बेटी के चाल चलन देखकर मैं जा रही हूँ। घर से रोज सुबह बहाने से जाती है और पीपल के नीचे पता नहीं किसके साथ बातें करती है। मेरे बच्चे उसके साथ रहे तो बिगड़ जाएंगे। माया की माँ कुछ न बोली, चुपचाप अपना काम करती रही। शाम को माया आई तो उसने बुआ को सारी बात बताई, पर बुआ ने उसकी एक न सुनी और रूठकर अपने घर चली गई। उन दोनों को बुआ से छुटकारा मिल गया था। जादुई पीपल ने उनके जीवन के सारे कष्ट खत्म कर दिए थे। एक गांव में ललिता नाम की एक महिला रहती थी। सड़क दुर्घटना से उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से पूरा घर वही चलाया करती थी। ललिता की एक बेटी थी जिसका नाम झुमकी था। वो कक्षा 7 में पढ़ा करती थी।
झुमकी, चल अब जल्दी से उठ जा, स्कूल जाने का समय हो रहा है। हाँ, आ रही हूँ। आपने सब्जी तोड़ लिया या नहीं? मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ और सारे काम कर लेती हूँ। तू ही पता नहीं ऐसे कैसे हो गई। मैं तो अब सब्जी बेचने भी जा रही हूँ। ठीक है, आप जाओ, मैं अभी उठती हूँ। अच्छा, तो नहीं उठेगी? देख तो जरा कौन आया है। कौन आया है? पवन जी आए हैं। क्या? पवन चाचा आए हैं? अभी आती हूँ। झुमकी तुरंत उठ जाती है और वहाँ आती है। माँ, पवन चाचा तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। हाँ तो क्या करती, तुझे उठाना था और तुझे उठाने के लिए तेरे पवन चाचा का सहारा लेना पड़ा। उनकी ही तो सिर्फ तो बात मानती है। क्या माँ, आप भी ना? चल अब जा स्कूल जल्दी से, मैं सब्जी बेचने जा रही हूँ। ललिता खेती करती थी, सब्जियाँ उगाया करती थी और बाजार आकर बेचा करती थी। ललिता के बेटी झुमकी पड़ोस वाले पवन चाचा से बहुत घुली मिली थी। आइए आइए भाई जी, बहन जी, ताजे ताजे सब्जी ले लीजिए। कैसी है ललिता? दे दे 2 किलो भिंडी। जी अभी देती हूँ, भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। चल अच्छा है। वैसे क्या सोचा है तूने झुमकी की शादी को लेकर? कब करवा रही है उसकी शादी? झुमकी तो अभी बच्ची है, अभी उसकी शादी की क्या सोचूं? बच्ची तो नहीं है वो। तुझे उसकी शादी की चिंता नहीं सतानी चाहिए। क्या दीदी जी, आप भी क्या ये सब सोचना? चल सही है, तेरी जैसी सोच। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक बहुत तेज बारिश आती है और रुकने का नाम नहीं लेती है। गांव का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। ललिता के खेत की भी सभी तैयार सब्जी बर्बाद हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? एकमात्र साधन था जिससे कमाई होती थी, अब तो वो भी नहीं बच पाया। अब मैं क्या करूँगी? कई दिनों तक बारिश होती है, जिस वजह से गांव में बाढ़ आ जाती है। ललिता के पास 1 रुपए भी नहीं थे जिससे वो अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सके। माँ, अब क्या होगा? क्या हम हमेशा के लिए भूखे रह जाएंगे? अरे नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। झुमकी और ललिता दोनों भूख से तड़प रहे थे। तभी पवन कुछ खाने को लेकर आता है। लीजिए, खा लीजिए, कुछ तो राहत मिलेगी। नहीं, अगर हम ये खा जाएंगे तो आप क्या खाएंगे? मैंने खा लिया है, ये तो आप दोनों के लिए लेकर आया हूँ, ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पवन चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। दोनों कई दिनों बाद भोजन करती है। बारिश छूट जाती है, मगर बाढ़ का पानी अभी भी गांव में अटका हुआ था। पूरे खेत में बाढ़ का पानी भरा हुआ था। अब इतनी जल्दी कौन सा नया काम शुरू करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, सेठ जी के पास से थोड़े पैसे उधार ले आती हूँ। बोलूंगी बाढ़ का पानी खत्म हो जाएगा तो खेती करके पैसे वापस लौटा दूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। झुमकी को साथ लेकर ललिता सेठ जी के पास आती है। इतनी आसानी से पैसे कैसे दे दूं? क्या भरोसा है, बाढ़ का पानी कभी खत्म ही ना हो, बरसात फिर से शुरू हो जाए, मेरे तो सारे पैसे अटक जाएंगे, तुझे वापस सब्जी में लगाने का मौका भी नहीं मिलेगा और तू मेरे पैसे भी नहीं चुका पाएगा। नहीं सेठ जी, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी। छोड़ो, पैसा क्या लौटाना, तुम एक काम करो, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो और अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दो। सारी जिंदगी उसे खुश रखूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, तुम्हारा खर्चा भी उठाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? माफ कीजिए, मुझे आपसे किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए। चल निकल मेरे घर से, कहां से उठकर चले आते हैं। ललिता अपनी बेटी को साथ लेकर घर आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं आखिर? कब तक पवन जी हमें खिलाते रहेंगे? पवन खाना लेकर दोनों के पास आता है। ये लीजिए, आप दोनों के लिए खाना लेकर आया हूँ। दोनों खाना खा लेती है। फिर पवन कहता है, मेरी नानी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसीलिए मुझे कुछ महीनों के लिए शहर जाना होगा, मगर आप दोनों को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। अरे नहीं, बस जरूरी काम है, नानी जी की तबीयत ठीक नहीं है तो आपको जाना चाहिए, हम अपने आप को संभाल लेंगे।
पवन शहर के लिए निकल जाता है। पवन के जाने के बाद ललिता और झुमकी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाता है। वो दोनों कई दिनों से भूखी पड़ी रहती है। फिर एक दिन जाती हूँ, उसी बाढ़ के पानी में खेत में देखती हूँ, कहीं कुछ होगा तो कोई सब्जी मिलेगी तो बना दूंगी और झुमकी को खिला दूंगी। ललिता उसी बाढ़ के पानी के अंदर चली जाती है। घुटने तक पानी भर जाता है। वो हाथ लगाकर सब्जी ढूंढने लगती है। तभी उसे एक भिंडी मिलती है। ये तो एक भिंडी है, इससे क्या होगा? जैसे ही ललिता भिंडी को हाथ में उठाती है, भिंडी से आवाज आती है, मैं एक भिंडी हूँ और सिर्फ एक ही काफी हूँ। मतलब मैं एक जादुई भिंडी हूँ। तुम मुझे जितने टुकड़ों में काटोगी उतनी तरह के अलग अलग सब्जियाँ तुम्हारे पास टोकरी भरकर आ जाएंगे और फिर मैं वापस पहले जैसे ही बन जाऊंगा। ये सुन ललिता बहुत खुश हो जाती है और उसे आजमा कर देखती है। जादुई भिंडी को टुकड़ों में काटती है और अलग अलग प्रकार की हरे हरे सब्जी टोकरी भरकर वहाँ आ जाते हैं और जादुई भिंडी वापस पहले जैसी हो जाती है। ललिता हर रोज सब्जी लेकर बाजार बेचने जाने लगती है और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। धीरे धीरे ललिता अलग अलग जगहों पर नई नई दुकान खोल लेती है। वो अब अच्छे पैसे कमाने लगती है और सब कुछ सही से चलने लगता है। कुछ महीनों बाद पवन वापस गांव आता है। पवन को देख ललिता और झुमकी बहुत खुश होती है। माँ, पवन चाचा को कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। आप इनसे शादी कर लो। झुमकी की बात ललिता टाल नहीं पाती है और पवन से शादी कर लेती है। फिर तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दीपा के माता पिता बहुत गरीब थे। पिता लोगों के घरों में माली का काम किया करते थे और उसकी माँ सावित्री कोठियों में खाना बनाने का काम करती थी। जो समय मिलता उसमें माँ बेटी कपड़े सिलाई करती थी। दीपा सरकारी स्कूल में 12वीं में पढ़ती थी। एक दिन, मेरे स्कूल में सब लड़कियाँ कितनी अच्छी अच्छी घड़ियाँ लगा कर आती है, मुझे भी एक घड़ी दिलवा दो ना। दीपा, तुम्हें पता तो है ना कि हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि हम तुम्हें ऐसी चीजें खरीद कर दे सके। किसी तरह से रोटी पानी का खर्चा चल जाता है, बस यही बहुत है। माँ, हम क्यों ना कोई काम शुरू करें? काम शुरू करने के लिए भी तो एक मुश्त रकम चाहिए होती है। हमें कौन इतने पैसे देगा? माँ, हम अभी से कुछ पैसे बचाना शुरू करते हैं। 1 साल के भीतर ही हम अपना काम शुरू करेंगे। मैं सोच रही हूँ कुछ ट्यूशन कर लूँ। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी तो हमारे नसीब खुल जाएंगे। माँ, पढ़ाई लिखाई तो चल रही है, फिर ट्यूशन से तो ज्ञान ही बढ़ेगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। ओह माँ, तुम कितनी अच्छी हो। दिया अपने स्कूल को लौट कर आती तो छोटे बच्चों को पढ़ाने चली जाती। धीरे धीरे उसको 5-6 बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया था। वहाँ से आकर माँ के साथ सिलाई के काम में भी मदद करती थी और रात को अपनी पढ़ाई करती। रात के खाने में माँ की मदद करती। एक दिन सावित्री जब काम से वापस आई तो कोठी से पनीर की सब्जी ले आई। माँ, ये सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है। किसने बनाई? बनाई तो मैंने ही थी। माँ, कल घर में भी पनीर की ऐसी ही सब्जी बना देना, मैं स्कूल लेकर जाऊंगी। पनीर और थोड़े से काजू चाहिए, वो कहाँ से खरीदेंगे? माँ, ये लो पैसे, लेकिन आज रात के खाने में पनीर ही बनाना। रात को सावित्री ने पनीर की सब्जी बनाई। जब सब लोग खाने बैठते हैं तो माँ, क्या बढ़िया सब्जी बनाई है तुमने। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। कल मेरे टिफिन में भी रख देना। ठीक है। दूसरे दिन जब लंच टाइम में दीपा जैसे ही अपना टिफिन का डिब्बा खोला, सारी लड़कियां उसके डिब्बे से पनीर की सब्जियां चटकारे ले लेकर खाने लगी। उसकी कक्षा में पढ़ने वाली दीपा, ये तो लबाबदार पनीर है, तुम कल फिर यही सब्जी ले आना। अरे नहीं, इसको बनाने में बहुत मेहनत और खर्च आता है, इसलिए बाजार में ये लबाबदार पनीर की सब्जी 25 रुपए प्लेट बिकती है। दीपा जब घर आई तो माँ, अब तक तो हमारे पास लगभग 500 रुपए हो गए हैं। क्यों ना हम अपना काम शुरू कर दें? काम क्या शुरू करेगी? माँ, हम घर में पनीर की सब्जियाँ बनाएंगे। इसको लबाबदार पनीर कहते हैं। इसको बेच देंगे, अगर बिक जाएगा तो आगे बढ़ाएंगे,
मेरे स्कूल में लड़कियां कह रही थी कि बाजार में 25 रुपए प्लेट बिकता है लबाबदार पनीर। अच्छा, परंतु बेचेगा कौन? माँ, तुम सब्जी बना देना, मैं घर के बाहर ही एक टेबल लगाकर बेच लूंगी, हमारी दुकान शुरू हो जाएगी। दीपा ने माँ को 500 रुपए पकड़ा दिया और स्कूल चली गई। लंच टाइम में, सुनो, आज मैं अपने घर के सामने लबाबदार पनीर का स्टॉल लगाऊंगी, जिसको भी सब्जी खरीदनी है आ जाना। शाम को जब वो ट्यूशन करने गई तो उसने वहाँ से सबको बता दिया। दीपा जब घर आई तो साथ में कुछ पैकिंग वाले डिब्बे भी ले आई थी। पूरे घर में लबाबदार पनीर की खुशबू फैली हुई थी। उसने घर के बाहर ही एक बड़े से टेबल पर अपना सब्जी का भगोना रख दिया था। बाहर ही एक पेपर पर लिखा था, लबाबदार पनीर सिर्फ 25 रुपए प्लेट। ग्राहक आने शुरू हो गए। देखते ही देखते सारी सब्जी बिक गई। उस दिन उन्हें 1000 रुपए मिले। करीब 50 प्लेट सब्जी हाथ के हाथ बिक गई थी। माँ, मैं कह रही थी ना कि तेरे हाथ में जादू है, कल हम ज्यादा सब्जी बनाएंगे। मैं कल ट्यूशन नहीं जाऊंगी। दूसरे दिन उन्हें फिर अच्छी आमदनी हुई। उसके माता पिता बहुत खुश हुए। दीपा ने ट्यूशन छोड़ दिया और माँ के साथ पनीर की सब्जी बनाने में मदद करने लगी। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान बहुत मशहूर हो गई। एक दिन, अब तो इतने ग्राहक आने लगे हैं कि पूरा ही नहीं पड़ता। माँ, एक काम करो, तुम अपने काम पर जाना बंद कर दो। हम लोग कुछ कुर्सी और टेबल खरीदकर बाहर ही रख देंगे और सब्जी के साथ रोटी भी देते हैं। जिसको मन हो खा कर जाए और जिसको मन हो लेकर जाए। कहा तो तुम ठीक रही हो, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम जिन घर में काम करती हो वहाँ से कुछ उधार ले लो, वो लोग बहुत अच्छे हैं, आसानी से दे देंगे। वो लोग तो वैसे भी नाराज होंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं काम छोड़ रही हूँ। एक बार कहकर तो देखो, तुम उनके घरों में 10 सालों से काम कर रही हो। दीपा की बात मानकर सावित्री कोठियों में गई तो उसे सबने पैसे देने का वादा किया, पर काम छोड़कर जाने के नाम पर कोई राजी नहीं हुआ। वो निराश होकर घर आ गई। शाम को दीपा आई तो, माँ, भगवान ने हमारी सुन ली। तुम्हें याद है, मैंने कुछ महीनों पहले एक परीक्षा दी थी, उसमें पास हो गई। मुझे स्कूल 5000 रुपए स्कॉलरशिप के लिए मिलेंगे, तभी उन पैसों से हम टेबल कुर्सी खरीद लेंगे। कुछ दिनों में ही उन्होंने अपने टेबल के आगे टेबल कुर्सी रखवा दी और दोनों माँ बेटी मिलकर सब्जी और रोटी बना लेती। उनकी आमदनी डबल हो गई। उनकी दुकान पर जब भी कोई गरीब आता तो उसको मुफ्त में खाना खिलाते थे। कुछ दिनों बाद ही दीपा की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। दीपा, अब तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करो। मैं अपनी मदद के लिए कुछ दिनों के लिए एक लड़का रख लेती हूँ। विनय पढ़ा लिखा और समझदार है। मैं जहाँ काम करती हूँ वहीं पर एक कमरा में रहकर पढ़ाई करता है। वो मुझसे किसी काम के लिए पूछ भी रहा था। ठीक है माँ। दीपा आराम से परीक्षा की तैयारी करने लगी। कुछ दिनों में उसकी परीक्षाएं शुरू हो गई। अब दीपा को हिसाब किताब भी देखने का समय नहीं मिलता था। जब परीक्षा खत्म हुई और उसने हिसाब लगाया तो पैसे की बहुत गड़बड़ी थी। माँ, हमें बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हारा विनय जरूर कुछ गड़बड़ी कर रहा है। अब तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वही सारा हिसाब किताब करके मुझे पैसे देता है। आज तो आया भी नहीं। चलो, आज से मेरी छुट्टियाँ भी शुरू हो गई है, मैं खुद ही देखूंगी। उनका धंधा फिर से चल पड़ा। एक दिन रात के समय सावित्री की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। खांसते खांसते उसका दम निकला जा रहा था। वो लोग उसे लेकर अस्पताल गए। इनको अस्थमा की बीमारी है, हम दवा दे रहे हैं और इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, पर इन्हें आग या चूल्हे के सामने नहीं बैठना है। दूसरे दिन सुबह से ही दीपा अकेले सारा काम कर रही थी। माँ को डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। उस दिन अचानक विनय आ गया। विनय, तुम अचानक कहाँ चले गए थे? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे आपकी दुकान से पैसे भी चुराने पड़े थे, पर मेरी माँ ठीक ना हो सकी, वो खत्म हो गई। इतना कहकर विनय रोने लगा। अच्छा, तुम रो मत। मुझे पता है कि माँ के इलाज के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। आज से ही काम पर लग जाओ, पर अब से जब भी पैसे की जरूरत होगी मुझसे मांग लेना। विनय खुशी खुशी काम पर लग गया।
कुछ ही दिनों में उनकी दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। उनके पास अब बहुत पैसे हो गए। दीपा का 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया था। वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। एक दिन, माँ, क्यों ना हम अपना एक रेस्टोरेंट खोल लें? दीपा, तुम्हारी मर्जी में तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, सब तुमको ही करना पड़ता है। कुछ ही दिनों में दीपा ने अपने रेस्टोरेंट खोल दिए और अब विनय और दीपा दोनों मिलकर पूरे रेस्टोरेंट का काम संभालते थे। उन्होंने कुछ आदमी भी रख लिए थे। उसका रेस्टोरेंट खूब चलने लगा। दीपा ने कुछ ही दिनों में एक गाड़ी खरीद ली। अगल बगल के लोग उनका रेस्टोरेंट खुल जाने से चिढ़ गए थे। बगल के होटल वाले माधव से सभी लोग लबाबदार पनीर की तारीफ करते तो वो जल भुनकर राख हो जाता। एक दिन उसने अचानक कुछ आदमियों के साथ जाकर दीपा के रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। विनय, जल्दी से पुलिस को खबर करो। इस रेस्टोरेंट के आने के वजह से हमारा होटल बंद होने के कगार पर है। इसको यहाँ नहीं चलने दूंगा। अचानक पनीर का बड़ा पतीला आकर उसके सिर पर गिर पड़ा और रसोई के सारे बर्तनों ने उस पर हमला कर दिया। सारा पनीर उसके सिर पर से बहते हुए उसके मुंह में आ रहा था। पनीर मुंह में जाते ही, माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। तुम्हारी सब्जी तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भरपाई कर दूंगा। तुम पुलिस को मत बताओ। दीपा और विनय ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिनों में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन, दीपा, इतनी छोटी उम्र में तुमने इतना बड़ा रेस्टोरेंट कैसे खोल लिया? माधव, जहाँ चाहा वहाँ रहा। माँ की बीमारी के बाद मुझे लगा था कि मुझे सब कुछ बंद कर देना होगा, परंतु विनय ने आकर सब संभाल लिया। इसलिए हमारे इस रेस्टोरेंट में विनय पार्टनर है। तुम बहुत परिश्रमी हो और ईमानदारी से काम करती हो, इसीलिए तुम्हें सफलता मिली। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। दीपा के रेस्टोरेंट का नाम अब बहुत मशहूर हो गया था। उसने कुछ ही सालों में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और विनय से उसकी शादी हो गई। अब उनके जीवन में कोई दुखी नहीं था। बात उस समय की है जब राहुल नाम का एक कुमार अपनी जवान बेटी के साथ रहा करता था। एक बार वो बीमार हो जाता है और अपनी बेटी को मिट्टी लेने के लिए जंगल में भेजता है। राशि, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और घड़े भी बनाने हैं। पास के जमींदार ने घड़े बनाने के लिए कहा है। अगर वो समय पर नहीं पूरे हुए तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे और अब तो वैसे भी पैसे की बहुत तंगी है। आप फिक्र क्यों करते हो बाबा, मैं जंगल में जाकर मिट्टी ले आती हूँ। पर जंगल खतरे से खाली नहीं है मेरी बेटी। वहाँ बहुत सारे जानवर और जीव जंतु रहते हैं। तू उनका सामना कैसे करेगी? बापू, आप मेरी चिंता क्यों करते हो? आप यहाँ पर आराम करो। पेट पालने के लिए खतरों से तो खेलना ही होगा ना। आप यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं अब भी मिट्टी लेकर आती हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। जा बेटी, अब तो और कोई चारा नहीं है। मिट्टी तुझे ही लाना पड़ेगी। राशि मिट्टी लेने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती है। तभी उसे एक शेर मिलता है और वो उसे खाने के लिए कहता है। आज तो बहुत दिनों बाद इस जंगल में मनुष्य मिला है। आज तो मेरी भूख अच्छी तरह से मिट जाएगी। जंगल के राजा शेर, तुम मुझे खाना चाहते हो तो शौक से खा लो, पर मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें मटके बनाने के लिए मिट्टी चाहिए। अगर उन्हें मिट्टी समय पर नहीं मिली तो वो घड़े नहीं बना पाएंगे। मुझे मिट्टी ले जाने दो, वापस आकर तुम मुझे खा लेना। तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम अपने पिता की चिंता करती हो। अपने पिता की चिंता के आगे तुमने अपना जीवन भी नहीं देखा। मैं तुम्हारी दरिया दिली से बहुत खुश हूँ। तुम जा सकती हो। राशि आगे बढ़ती है और तालाब से मिट्टी निकालने लगती है। वो मिट्टी निकाल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक गुलाब पर पड़ती है, जिसे वो बस देखती ही रह जाती है। तभी एक भालू उस गुलाब की ओर झपटता है और राशि बिना कुछ सोचे समझे उस गुलाब को उस भालू से बचा लेती है। तुमने एक छोटे से गुलाब की रक्षा करने के लिए अपने आप को खतरे में डाल दिया। तुम मुझ जैसे खूंखार भालू से भी नहीं डरी। ये गुलाब इतना सुंदर है कि ये अपनी सुंदरता से सबको मोहित करता है। अगर तुम इसको नष्ट कर देते तो प्रकृति का ये अनोखा उपहार नष्ट हो जाता। प्रकृति की तरफ तुम्हारी रुचि देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम इस गुलाब को अपने साथ ले जा सकती हो। राशि उस गुलाब और मिट्टी को लेकर उस जंगल से निकल जाती है
और घर में लाकर अपने आंगन में मिट्टी और गुलाब को एक साथ रख देती है और सोने चली जाती है। रात में उस मिट्टी के सारे घड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। सुबह जब वो उठकर देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है। बापू बीमार होने के बावजूद भी सारे घड़ा बनाकर दोबारा सो गए। ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, जमींदार ने घड़े मांगे हैं, पर अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना होता है या नहीं? अरे ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है। बापू को बुलाकर ये पौधा दिखाती हूँ। राशि राहुल को आंगन में बुलाती है और वो गुलाब का पौधा दिखाती है। राहुल को भी पौधा बहुत ही सुंदर लगता है, पर जैसे ही बीमार राहुल उस पौधे को हाथ लगाता है तो वो बहुत ही तरोताजा महसूस करता है और उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। बेटा, तूने रात ही रात में ये घड़ा कैसे बना लिया? बापू, मैंने नहीं, आपने बनाए हैं। इस पौधे को छूते ही मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। कहीं ये गुलाब कोई जादुई गुलाब तो नहीं है? इसका मतलब इस गुलाब की वजह से ये घड़े रातों रात बन गए हैं? सच में बापू, ये कोई जादुई गुलाब है? मतलब कि ये किसी भी रोग को ठीक कर सकता है? वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी नगर में ढिंढोरा पीटा जाता है कि राजा बहुत बीमार है, जो उनको ठीक करेगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। राशि, गुलाब के पौधों को ले जाकर राजा को दे देना। क्या पता इस गुलाब से मैं ठीक हो गया तो राजा भी ठीक हो जाए। राजा हमारा भगवान है, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। राशि उस गुलाब को लेकर राजा के पास पहुंचती है। सिपाहियों के रोके जाने पर वो बताती है कि वो राजा को ठीक कर सकती है। फिर अंदर जाकर वो जैसे ही गुलाब राजा को देती है तो राजा एकदम से स्वस्थ हो जाता है। राजा उस गुलाब को देखकर सारी बात समझ जाता है। राशि, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे क्या लौटा दिया है। तुम जो चाहो मांग सकती हो। इस गुलाब से आप स्वस्थ हो गए, इससे अच्छी बात हम प्रजा के लिए क्या हो सकती है। घर पर मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं, अब मुझे आज्ञा दे। राजा उस गुलाब को जैसे ही छूता है तो वो एक राजकुमार में बदल जाता है। राजा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है और वो राशि को रोक लेता है। तुम नहीं जानती बेटा कि तुमने मुझे आज क्या दिया है। ये गुलाब का फूल मेरी औलाद है। मैं समझी नहीं महाराज, एक गुलाब का फूल आपकी औलाद कैसे हो सकती है? बात उस समय की है जब रानी बगीचे में टहल रही थी। तब एक तितली एक फूल पर आकर बैठी। रानी ने उसको पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसके पंख टूट गए और वो एक परी में परिवर्तित हो गई। परी ने रानी को श्राप दिया कि जो तेरा बेटा होगा वो एक गुलाब में परिवर्तित हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ था। रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। वो पैदा होते ही गुलाब के फूल में परिवर्तित हो गया। मैं जब उस गुलाब को लेकर जंगल में गया तब वही परी मुझे उस जंगल में मिली। मैंने उससे क्षमा याचना की और अपने बेटे को वापस मांगा। तब उस परी ने मुझे बताया कि आज से 20 वर्ष बाद जब तुम बीमार होगे और तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी, तब उसी गुलाब की वजह से तुम जीवित होगे और तुम्हारे स्पर्श से ये बेटा तुमको मिल जाएगा। राशि, तुमने मेरी बहुत मदद की है, नहीं तो वो भालू मुझे खा जाता। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है? राजा भी इस बात से सहमत हो जाता है और राहुल को बुलाकर राशि और राजकुमार की शादी करा देता है। राशि और राजकुमार खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत करते हैं और अपने बाग में बहुत सारे गुलाब के फूल लगाते हैं, जिसकी वो बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। कमलपुर नामक गांव में पूनम अपनी बेटी रीना के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था और उसकी सास उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका कोई लड़का नहीं था। पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब क्या मुझे खाने के लिए इस घर में कुंडली मारकर बैठी है। तेरी शक्ल देख देख के तो मेरा वैसे भी दिमाग खराब हो जाता है। क्या हुआ माँ जी, आज आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा ना हूँ तो क्या करूँ? तूने मेरे वंश का नाश कर दिया। मैं समझी नहीं माँ जी। अगर तू एक बेटा जनती तो कम से कम मेरे बेटे का वंश तो चलता। बेटी जनी है तूने, ये तो अपने घर चली जाएगी और बेटे को तो खा ही चुकी है। माँ जी, वो तो आपके बेटे थे, मेरे तो वो सब कुछ ही थे।
शीला पूनम को इसी तरह से ताने दे रही थी। तभी उसकी बेटी रीना वहाँ आ जाती है, जिसको बहुत तेज भूख लग रही थी। मम्मी, मुझको बहुत तेज भूख लगी है। आज स्कूल में शिवानी डोसा लेकर आई थी, मुझे भी डोसा खाना है। डोसा क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे। मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तुम दोनों का क्या मैं अचार डालूंगी? मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती। निकल जाओ इस घर से। माँ जी, हम कहाँ जाएंगे? हमें कोने में रहने दो ना माँ जी। शीला उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। दोनों रोती हुई घर से बाहर निकल जाती है। रोते रोते उन्हें एक डोसे की दुकान दिखती है। वहाँ जाकर वो डोसा मांगती है। मेरी बेटी बहुत देर से भूखी है माँ जी, थोड़ा सा कुछ दे दो। मुझे लगता है तुम दुनिया की सताई हुई हो। क्यों ना तुम मेरे डोसे की दुकान पर काम कर लो। हाँ हाँ हाँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरा अपनी बेटी के सिवा कोई भी नहीं है। सास ने घर से निकाल दिया, ना ही घर में ठिकाना है ना ही बाहर। मैं जरूर आपकी दुकान पर काम करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें डोसा बनाना सिखाती हूँ। पूनम उसकी दुकान पर डोसा बनाना सीखती है और उस दुकान को चलाने में उसकी मदद करती है। कुछ दिन बाद बुढ़िया सारी दुकान उसको सौंपकर भगवान को प्यारी हो जाती है। पूनम और रीना उस दुकान को चलाया करती थी। एक दिन की बात, जब एक भिखारी वहाँ पर उसे भीख मांगने आता है। एक वक्त हमारा भी ऐसा ही था, हमें भी दर दर की ठोकरें खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। लो भैया, तुम ये डोसा खा लो। भिखारी वहाँ से डोसा खाकर चला तो जाता है, पर एक डोसे को उसको देते हुए कहता है कि इस डोसे को हमेशा अपने पास रखना। वो ऐसा ही करती है। जब भी वो डोसा पास में होता था तो उन दोनों माँ बेटी को डोसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप ही डोसा बनकर तैयार हो जाते थे। माँ, ये डोसा तो चमत्कारी है। इसके होते हुए हमें डोसे की कोई कमी नहीं होगी। जैसा चाहो वैसा डोसा अपने आप बन जाता है। इसे तो हमारी बिक्री और होने लगी है। हर कोई हमारे डोसे को पसंद कर रहा है। हाँ, हमने उस भिखारी की मदद की तो उसने हमें आशीर्वाद के रूप में एक जादुई डोसा दे दिया। इससे अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम सबकी जरूरत को पूरा कर पा रहे हैं। अब पूरे कमलपुर में पूनम के डोसे की चर्चा हो रही थी। हर कोई पूनम के डोसे को खाने के लिए लालायित था। पूनम की दुकान के आगे डोसे खाने वालों की लाइन लगी रहती थी। जब ये बात शिवानी को पता चली तो वो पूनम से मिलने उसके घर आ गई। पूनम, मैंने तुझे घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की। चल, अब घर चल। नहीं माँ जी, मैं यहीं पर रहकर अपना और रीना का गुजारा कर लूंगी। अच्छा ये बता, तुझे इतना अच्छा डोसा बनाना कैसे आया? तो आज तेरी दुकान के आगे लाइन लगी हुई है। दादी माँ, पता है, हमारे पास एक जादुई डोसा है जो हमारी हर मुसीबत में सहायता करता है। रीना अपनी दादी माँ को सारी बातें बता देती है। शिवानी उस डोसे को चुराने का इरादा बना लेती है। अच्छा, तो ये राज है इसकी सफलता का। अगर वो डोसा मेरे हाथ लग गया तो मुझे भी गरीबी में दिन काटने की जरूरत ना पड़ेगी। मैं भी अमीर हो जाऊंगी। आज रात यही रुक जाती हूँ और उस डोसे को चुराने की कोशिश करती हूँ। शिवानी वही पूनम के पास रुक जाती है और जब पूनम और रीना सो जाते हैं तो वो उस जादुई डोसे के पास जाती है। अच्छा, तो ये डोसा है जिसने इनकी जिंदगी ही बदल दी। अब इस डोसे को मेरे पास होना होगा। शिवानी जैसे ही डोसे को हाथ लगाती है तो डोसा अपने आप को बहुत ज्यादा गर्म कर लेता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गर्म है। इससे तो मेरा हाथ ही जल गया है। एक काम करती हूँ, इसे कपड़े से पकड़ती हूँ। शिवानी उसे कपड़े से जैसे ही पकड़ने के लिए जाती है तो वो अपने आकार को बहुत बड़ा कर लेता है और शिवानी को अपने अंदर समा लेता है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे इस डोसे से बचाओ, इसमें तो मेरा दम ही निकल जाएगा। पूनम, रीना, इधर आओ, मुझे बचाओ इस डोसे से। आवाज सुनकर पूनम और रीना भागी भागी आती है और शिवानी की ऐसी हालत देखकर सब कुछ समझ जाती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी ये जादुई डोसा चुराने के लिए आई थी जिससे तुम्हारी दुकान ना चले और मैं इसे अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दूं। पर मैं गलत थी, मैं अमीर होना चाहती थी। मेरे मन में लालच आ गया था।
मैंने तो पहले ही तुम दोनों को घर से बेदखल कर दिया था। उसके बाद भी तुमने मुझे रात को रुकने की इजाजत दी और मैंने तुम्हें धोखा दिया। डोसे, तुम मेरी माँ जी को छोड़ दो। इन्होंने लालच में आकर ऐसा किया है। ये अब ऐसा नहीं करेंगी। कृपा करके इन्हें माफ कर दो। डोसा शिवानी को अपने अंदर से आजाद कर देता है। शिवानी वहाँ से सिर पर पैर रखकर भाग जाती है और पीछे मुड़कर नहीं देखती। इस डोसे ने हमें सब कुछ दिया और हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, तो क्यों ना हम इसकी मदद से लोगों की मदद करें। जो लोग दाने दाने के लिए मोहताज रहते हैं, क्यों ना हम इस डोसे से उन लोगों का पेट भरे। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। जिस तरह से एक बार हमें खाने की जरूरत थी और हमें किसी ने खाना नहीं दिया था, इसी तरह से ऐसे किसी की जिंदगी में दिन न आए। पूनम और रीना रोज डोसे का भंडारा करके लोगों की मदद करने लगे।